वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन इन माय अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ अनीता बायो कॉन्सेप्ट। और आज मैं आपके साथ बात करूंगी एडेप्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरसेस। इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था इंटरफेरॉन्स एंड नेचुरल किलर सेल्स के बारे में, जो कि इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, वायरल इन्फेक्शंस के लिए वो काम करते हैं, कैसे उन्हें एलिमिनेट करते हैं, या फिर वैसे सेल्स जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं उन्हें वो कैसे एपोप्टोसिस के थ्रू वो किल कर देते हैं। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी में सबसे पहले हम देखेंगे इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स हम बात करेंगे वायरस इन्फेक्शंस का क्या आउटकम हो सकता है, एक बॉडी का, एक सेल का जो इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं बॉडी में, इम्यून रिस्पॉन्स जो काम करते हैं उनका क्या क्या आउटकम्स हो सकता है। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी वायरसेस का इन्फेक्शन होता है बॉडी में, व्हेनेवर अ वायरस इन्फेक्ट आवर बॉडी, और इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स व्हेनेवर अ वायरस इन्फेक्ट, देन आफ्टर इसका जो इमीडिएट आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो एडेप्टिव इम्यूनिटी के केस में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे स्पेसिफिक जो है वायरसेस के लिए वी कैन से दैट वायरस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स का डेवलपमेंट होता है, एक ऐसा इम्यूनिटी डेवलप करता है जो स्पेसिफिकली उस वायरस के लिए होता है। सो वी कैन से दैट व्हेनेवर वायरसेस इन्फेक्ट द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स, सो then after what happens, then after viruses specific immune response is going to be developed, उसका development हो जाता है। and how it is going to trigger, just मैंने अभी आपको बताया कि how this specific immune response means adaptive immunity is very specific, I had told earlier. so adaptive immunity is very specific, so इस specific immune response जो कि viruses के लिए होगा वो कैसे develop होगा, वो हो रहा है viral antigens के थ्रू। वायरल एंटीजेंस के थ्रू जब भी वायरल एंटीजेंस या वायरसेस बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जाता है, उसे इन्फेक्ट करता है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि एपिटोप्स क्या होता है। एपिटोप्स जो होता है वो एक ऐसा रीजन होता है एंटीजन का। दिस आर बेसिकली रीजन ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस के पास एक स्पेसिफिक रीजन होता है जो कि लिम्फोसाइट्स के सेल सरफेस पे जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ वो बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो वी कैन डिफाइन द एपिटोप्स एज रीजन्स ऑफ एंटीजेंस विच डज बाइंड विद द, किसके साथ वो बाइंड कर रहा है, दे आर गोइंग टू बाइंड विद द स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लिम्फोसाइट, जो कि लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जो भी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, उनके साथ ये जो एपिटोप्स होता है एंटीजेनिक रीजन, वो उनके साथ बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स को जेनरेट करते हैं। दे आर गोइंग टू जेनरेट द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। और ये इम्यून रिस्पॉन्स को जब जेनरेट करते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, एक ऐसा कैस्केड ऑफ इवेंट वो शुरू करते हैं, एक चेन लाइक इवेंट रिएक्शन वो शुरू करते हैं, एंड उसके बाद ही स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स का जनरेशन होता है। तो ये तो हो गई एपिटोप की बात। एपिटोप्स वैसे रीजन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और एक बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम देखते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके कुछ तो मेजर रोल्स होते होंगे। डेफिनेटली लिम्फोसाइट्स जो होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरह का सेल होता है और इसका बहुत बड़ा मीन्स इट इज़ हैविंग अ मेजर रोल, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्यूनिटी। तो ये मैंने आपको बताया कि एक टी लिम्फोसाइट होता है और एक तरह का जो लिम्फोसाइट होता है वो बी लिम्फोसाइट होता है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, टी लिम्फोसाइट का और बी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है। बेसिकली बी लिम्फोसाइट जो होता है, इन केस ऑफ बर्ड्स अगर हम देखते हैं तो इन केस ऑफ बर्ड्स के केस में देखा गया है कि जो बर्सा फैब्रिशियस होता है, दिस इज द डेवलपमेंट साइट। एंड इन केस ऑफ मैमल्स अगर हम बात करें,
अगर हम मैमल्स के केस में बात करते हैं, सो द डेवलपमेंट साइट ऑफ बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स आर बोन मैरो। अब हम बात करेंगे टी सेल्स के बारे में। टी सेल्स का जो डेवलपमेंट साइट होता है वो कहाँ है? वो है थाइमस। द डेवलपमेंट साइट इज इन थाइमस, ये थाइमस में प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि ये लिम्फोसाइट्स जो है, दिस लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट्स जो होता है ये पर्टिकुलरली काम क्या करता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ टी एज वेल एज बी लिम्फोसाइट, ये कैसे काम करता है? सो द आंसर इज कि दिस टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स डज कंटेन particular, actually ये this is very very specific for the particular epitope of antigens. These are very much specific for particular epitopes. और epitopes क्या है? एंटीजेनिक रीजन, एक ऐसा रीजन होता है एंटीजेंस में जो कि लिम्फोसाइट्स के सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। सो हमने देखा कि लिम्फोसाइट्स जो है दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर विच, मतलब किसके लिए स्पेसिफिक है? फॉर अ पर्टिकुलर एपिटोप, क्योंकि सेल सरफेस पर जो भी स्पेसिफिक सेल सरफेस, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूँ, जो भी सेल सरफेस पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है उन एपिटोप्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा, दिस आर हाईली स्पेसिफिक, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। बट कुछ लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, एक्चुअली ये जो है वो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स है, ये बहुत अच्छे से काम करें, बट कुछ लिम्फोसाइट्स को हम एक और कैटेगरी में रखते हैं जिन्हें हम नेव लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो नेव लिम्फोसाइट्स क्या हो गया? नेव लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ये नेव लिम्फोसाइट्स वैसे लिम्फोसाइट्स होते हैं दैट हैव नॉट इनकाउंटर्ड येट विद द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एनी एपिटोप। वो अभी तक दे हैव नॉट इनकाउंटर्ड, उनका अभी तक किसी भी एंटीजन के एपिटोप के साथ इनकाउंटर या इंटरैक्शन जो है वो नहीं हुआ है, और उस तरह के लिम्फोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? नेव लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं ये जो लिम्फोसाइट्स मैंने आपको बताया टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, तो बेसिकली मैं आपको आज बताऊंगी बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो ये बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो एंटीबॉडीज होते हैं दे आर द मेन वेपन, ये जो है वो सबसे बड़ा हथियार होता है हमारे इम्यून सिस्टम का। दे आर द मेन वेपन और दे आर द मेजर वेपन्स, एक्चुअली वी कैन से दे आर द मेजर वेपन। और ये होते क्या हैं? तो एंटीबॉडीज को हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑफ अ टाइप नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, ये इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और इसका जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप का होता है। ओके, ये वाई शेप के होते हैं, और वाई शेप में ये जो है वो इसे हम FC पोर्शन बोलते हैं, FC रीजन बोलते हैं, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। और ये जो है यहाँ पे आप देखिए, ये जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये एंटीजन बाइंडिंग, यहाँ इस पोर्शन पे ही एंटीजन के एपिटोप्स के साथ ये एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज देयर आर टू टाइप ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे दो हैं, इनमें ये दो जो है वो लाइट चेन है, एक और ये दूसरा नंबर का लाइट चेन, और ये जो है वो दो हैवी चेन होते हैं, इनके पास हैवी चेन होते हैं। इसका जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो मैं अपने अगले वीडियोस में आपको बताऊंगी। ये एंटीबॉडीज जो है वो वाई शेप के होते हैं, और इसका बहुत सारा क्लासेस होता है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 5 क्लासेस, वो मैं बताऊंगी आपको। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है एंटी वायरल एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सो अगर हम बात करें एंटीवायरल एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम यहाँ पे वायरसेस के अगेंस्ट में देखना चाहते हैं कि एडेप्टिव इम्यूनिटी कैसे काम करता है, सो यहाँ पे हमें डिस्कस करना होगा उन तरह के एंटीबॉडीज़ का जो कि स्पेशली एंटीवायरल एक्टिविटी शो ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे 3 एंटीबॉडीज़ आ जाएंगे, 3 तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन आ जाएंगे। IgG जो कि डाइमर्स होते हैं, IgM
जो कि पेंटामर्स होते हैं। मैं बताऊंगी इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है, वाई दिस इज नोन एज डाइमर्स, वाई दिस टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नोन एज पेंटामर्स। एंड थर्ड वन विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज मोनोमर, IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप A, दीज आर मोनोमर्स। तो ये जो है IgG और IgM जो है वो स्पेशली ब्लड में मिल जाएगा, और जो IgA होते हैं मोनोमर्स वो आपको म्यूकोसल सरफेसेस पे मिल जाएंगे, ये म्यूकोसल सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये तो हो गई एंटीबॉडीज़ की बात। नाउ हम देखेंगे कि एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनते कहाँ हैं। ये तो हो गई बात कि भाई एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बन रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो कि वायरसेस के लिए हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं। सो प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, they are going to secrete the एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं। अब ये प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो कहाँ से आए, तो दीज प्लाज्मा सेल्स केम फ्रॉम द बी सेल्स, वो बी सेल्स से आते हैं। ओके, अब जो बी सेल्स हैं वो कब बनते हैं, प्लाज्मा सेल कब बनाएंगे वो प्लाज्मा सेल, और वो प्लाज्मा सेल कब सीक्रेट करेंगे एंटीबॉडीज़ को, तो ये तब होता है जब एंटीजेंस के साथ इंटरैक्शन होता है। किनका इंटरैक्शन हो रहा है, जो भी सेल सरफेस रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जब उनका एंटीजन के साथ इनकाउंटर होता है, जब उनका इंटरैक्शन होता है, तब वो प्लाज्मा सेल बना लेते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं, और वहाँ से फिर एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन होता है। एंड आफ्टर दैट जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो एंटीवायरल इम्यूनिटी शो ऑफ करते हैं, एंटीवायरल इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं, एंटीवायरल इम्यूनिटी वो दिखाते हैं। अब है सवाल कि ये एंटीवायरल इम्यूनिटी कैसे शो करते हैं, how they are going to show antiviral immunity after being synthesized. Okay, तो अब हम देखेंगे कि जो भी वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडी होते हैं वो जनरली एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है कोटिंग करने का। ओके, कोटिंग करने का। तो कभी कभी वायरसेस को, विरियंस को, या फिर वैसे सेल्स को जो कि वायरसेस से इन्फेक्टेड हैं, इन्फेक्टेड विद वायरस, फिर देन आफ्टर कोट करने के बाद क्या होता है कि कोट करने के बाद जो मैंने आपको बताया कि ये फेगोसिटिक सेल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और माक्रोफाजेस जो फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, वो इनको फेगोसाइटोज कर लेते हैं। ओके, फेगोसाइटोसिस के थ्रू उनको वो डाइजेस्ट करके किल कर देते हैं। तो ये एक तरह के सेल्स हो गए न्यूट्रोफिल्स और माक्रोफाजेस जिनमें कि FC रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे कैटेगरी में आ जाता है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स के पास भी FC रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो NK सेल्स होते हैं वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को परफोरिन्स सिक्रीट करते हैं, और परफोरिन्स को वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करके अंदर चला जाता है, और वहाँ पे फिर वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड ये दो तरह के सेल्स हो गए। और एक और मैकेनिज्म है, बाय द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एंटीबॉडी जो है वो कैसे बाइंड कर पाते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के साथ। जब भी जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो उस तरह के सेल्स के साथ जब भी बाइंड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन हो जाता है। एंड देन आफ्टर ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो एंटीवायरल इफेक्ट शो ऑफ करता है, और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को या विरियंस को वो किल करने में, डिस्ट्रॉय करने में हेल्प आउट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि अडेप्टिव इम्यूनिटी का क्या रोल होता है वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में। तो आज मैंने आपको बी सेल्स के काउंटर पार्ट के बारे में ही आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टी सेल के बारे में बताऊंगी। हालांकि ये भी अडेप्टिव इम्यूनिटी का ही पार्ट है, टी सेल्स। तो हाउ टी सेल कैन मेडिएट द इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस, मैं अपने अगले वीडियो में इसे डिस्कस करूंगी। सो थैंक यू ऑल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।